A 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है, लेकिन A 0 एंड B 0 ये साथ में नहीं हो सकता। बहुत सारे छोटे छोटे कैटेगरीज हैं, किस में से क्वेश्चन आएगा कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट लिखते हो ना तो भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। हो सकता है ये दोनों बराबर आए, हो सकता है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्वल, अब सबका एक एक कंडीशन याद रखना है कि ये कंडीशन इंडिपेंडेंट का होता है, ये डिपेंडेंट का होता है, इनकंसिस्टेंट। चलो, तो एज डिस्कस्ड है ना लास्ट क्लास में कि पॉलीमर हमने खत्म कर दिया था और उसके पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, तो आपको जाके बनाया है कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया है, उसको जाके बनाना है। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। कितना मार्क्स है? तो 4 से 6 मार्क्स का ही आता है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर क्लास बाय 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। एंड इस चैप्टर आ जाओ, इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ भी है वो सिमिलर है, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनते हैं एंड वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक। चलो, तो हेडिंग डालो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वापस शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना है हर एक नोट्स। रेडी? 1 पेज में नोट्स खत्म हो जाने चाहिए ना। चलो, तो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, पेयर, पेयर मतलब 2। कितने लीनियर इक्वेशन है? 2। कितने वेरिएबल का? 2, है ना। तो हमने क्लास 9th में चैप्टर बस ये पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर था। क्लास 10th में हमको ऐसे ऐसे 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में साथ में स्टडी करना है ना। अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म वाला, इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चलो बताओ, a और b पे क्या कंडीशन होता है? करेक्ट। तो a और b जो है 0 नहीं होता। अच्छा, 0 हो गया तो क्या हो गया? 0, जैसे a 0 हो गया तो ये खत्म। अच्छा, अभी भी बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है? ये सही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, b भी 0 हो गया तो ये बचा, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर दोनों साथ में 0 हो जाए तो देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब ये वाला टर्म ही नहीं है, वेरिएबल्स ही नहीं है। वेरिएबल्स ही नहीं है तो ये दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि a 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 एंड b 0 ये साथ में नहीं हो सकते। और इसी पे एक सीबीएसई 2025 या उससे पहले पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन भी आया है कि इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 कब होगा? किसी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है? जब वो नंबर क्या हो, खुद 0। b स्क्वायर 0 कब होगा? जब वो नंबर क्या हो, 0। अच्छा, इसको 0 नहीं करना है, नहीं करना है मतलब दोनों साथ में 0 नहीं होगा ना, तो दोनों साथ में 0 नहीं होगा, ठीक। तो ये कंडीशन है, याद रख लेना है ना, ये कंडीशन। अच्छा, अब हमको 2 लाइन के बारे में ऐसे पढ़ना है। इस लाइन को मान लो L1, तो अगर L1 माना है तो A1 B1 C1, और L2 माना है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां भी ये कंडीशन होगा कि A1 इज नॉट इक्वल टू 0, साथ में लिखते रहो, एंड B2 A2 यहाँ पे B2 हो जाएगा, B2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, चलो, तो ये हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो, तो अगर हम इस प्लेन पे 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, अगर किसी भी प्लेन पे 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो हमारे पास 3 ही केस बनते हैं। पहला, या तो वो जो 2 लाइन है, ठीक है, वो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। या पॉसिबल केस है कि जो पहला लाइन है ना, और जो दूसरा लाइन है, पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा, ठीक है। या पॉसिबिलिटी है कि जो पहला लाइन है और जो दूसरा लाइन है एक दूसरे से उसका बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होगा। ये 3 पॉसिबल केस है ना। अच्छा, इन तीनों का एक एक नाम, इनफैक्ट इन तीनों का 3 नाम है और एक एक कंडीशन है ना। चलो तो नाम याद रखते हैं ना। ऐसा लाइन जो एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसका नाम क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसा लाइन जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करता है, इसका नाम है कॉन्साइडिंग लाइंस, है ना, या कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। और ऐसा लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे करता है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बताओ? ऐसे कितने लाइन है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? इनफाइनाइट। और इस केस में ऐसे कितना मिलेगा? एक, है ना। तो इस केस में ऐसे कितने सॉल्यूशन है? ओनली 1 सॉल्यूशन। और इस केस में कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये वर्ड्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हमको उसी के हेल्प से कंडीशन लगाना है। चलो यहां पे तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो यहां पे नो सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट चलो, लाइन जब एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ऐसे लीनियर इक्वेशन दोनों को साथ में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। और जो बचा हुआ 2 है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? 2 लाइन बस एक साथ है तो उसको सिस्टम बोल रहे हैं। कंसिस्टेंट के अंदर 2 केस, ठीक है। अगर लाइन देख लो, हमको देखते ही लग रहा है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका नाम है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट और इसका नाम है कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया, इसका तीसरा नाम हो गया कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कंसिस्टेंट के अंदर क्या, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या, तो कंसिस्टेंट के अंदर 2 चीज आ गया ना, एक तो इंडिपेंडेंट भी आ गया, डिपेंडेंट भी आ गया, तो क्वेश्चन में देगा ना, ठीक है। इनकंसिस्टेंट ऑब्वियसली क्या है? इनकंसिस्टेंट, ठीक। अब सबका एक एक कंडीशन याद रखना है कि ये कंडीशन इंडिपेंडेंट का होता है, ये डिपेंडेंट का होता है, इनकंसिस्टेंट का होता है, ठीक। चलो तो पहला है इंडिपेंडेंट का होता है। क्या करेंगे हम? बार बार इस लाइन को ड्रॉ करके नहीं चेक करेंगे, हमारे पास एक सिंपल एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि x का कोफिशिएंट जो है और नीचे में भी जो x का कोफिशिएंट है, इसका रेशियो निकालो, a1/a2 निकालो। अच्छा, मेक श्योर कि RHS 0 हो जाए, उसके बाद सबको इधर शिफ्ट कर दो LHS में। उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है b1/b2, ठीक, z a1/a2 b1/b2, है ना। अच्छा, हो सकता है ये दोनों बराबर आए, हो सकता है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्वल, तो ये तीनों नाम के साथ ये कंडीशन अलाइन है। अगर बराबर है a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो बचा हुआ 2 केस में कोई एक होगा ना, ठीक। फिर उसके बाद जब ये बराबर नहीं आए तो C1 C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब बराबर आए तब जाके C1 C2 निकालना है, फिर हम निकालेंगे C1/C2, है ना। अच्छा, डिपेंडेंट में याद रखना है सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं तो डिपेंडेंट, और पैरेलल में नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक। तो ये हो गया कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, दिस इज कंसिस्टेंट डिपेंडेंट एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। सर पैरेलल लाइन सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। तुम डिपेंडेंट है किसी पे? हाँ, तो ये भी नहीं है।
ये इंडिपेंडेंट है, हाँ तुम क्या है, हाँ तो इसको भी नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। सच्ची में इसको भी नहीं पता, तो बोल तो रहा हूँ इसको भी नहीं पता है। इसका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासिफाई नहीं होता। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मिलना तो चाहिए तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोलेंगे ना। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलना चाहिए तो अब जाके बात आया। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिला, एक मिला है तो उसको इंडिपेंडेंट, नहीं मिला है ये बहुत सारा मिला है तो डिपेंडेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है आगे, तो फिर क्लासिफाई इसलिए नहीं करते। चलो हो गया होगा। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें 3 टॉपिक्स है। पहला ये, पहला जो अभी पढ़ा है, दूसरा है ये जो सॉल्यूशन मिला है ना, ये जो सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, एक सॉल्यूशन मिला है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ये जो सॉल्यूशन मिला है इसको निकाले कैसे। सॉल्यूशन हर बार ऐसे मिलेगा x, y टाइप का, तो ये निकाले कैसे, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ना। चलो तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, लाइंस दिया हुआ है। अच्छा ये बोल दिया पैरेलल है, तो इसका मतलब है टोटल 3 3 6 3 9 9 नाम है, और 9 नाम के साथ ये तीनों कंडीशन है, याद रखना ही पड़ता है। नहीं याद है तो समझ में समझाया ही अच्छे से, है ना। पैरेलल बोल दिया, पैरेलल बोल दिया मतलब शुरू का 2 बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं है, ठीक। सर सी 15/4। चलो अच्छा ये देखो, सबसे पहली बात, क्या सब RHS 0 है, यहां तो है यहां नहीं है, तो यहां कर दो 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर पैरेलल देखना है, अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या है, a1/a2 शुरू का 2 बराबर है ना। अगर ये बराबर नहीं होता तो इंटरसेक्ट है ना, एंड लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। तो देख लो जो जो है वो लिख देंगे। a1 ये रहा, a2 ये रहा, 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2/1। तो अगर शुरू के 2 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा शुरू का 2 मतलब k इक्वल टू 15/4, और लास्ट वाले 2 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -5। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व। चलो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि k का वैल्यू 15/4 है, क्या नहीं है तो -5 नहीं है। -5 नहीं है तो कोई भी वैल्यू, हाँ कोई भी वैल्यू, तो उसी में 15/4 आ गया, तो आंसर इज 15/4, ठीक। चलो ये बताओ, देखो ये सब्जेक्टिव है ना, तो ये 2 से 3 नंबर का भी आएगा एग्जाम में, आएगा तो ऐसा 2, ठीक। तो हम इसमें सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सीबीएसई पीवाईक्यू और आरवी सर्कल के जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब है यहाँ पे ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, इस पे क्या कंडीशन होता है, इस पे कंडीशन होता है तीनों बराबर है, ऑल 3 आर इक्वल। अच्छा या तो C1 C2 या तो इधर शिफ्ट कर दो या दोनों को राइट में कर दो, दोनों चलेगा। तो अगर हम निकालें, सीधा लिखता हूं ना, a1/a2 4/2p + 7q 5/p + 8q एंड लास्ट 2/2q - p + 1। तीनों बराबर है तो हाँ तीनों बराबर है, ठीक है। अब शुरू के 2 सॉल्व करो एंड किसी भी 2 को ले सकते हैं, पहला दूसरा एंड दूसरा तीसरा को सॉल्व करो। पहला शुरू का 2 4/2p + 7q इज इक्वल टू 5/p + 8q एंड 5/p + 8q। चलो सॉल्व करो दोनों, और दोनों से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4p + 32q
10p प्लस 35q, ये 6p और उधर गया तो -3, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4p इधर आया, 10p से माइनस हुआ 6p और 35 उधर गया, 32 माइनस 35 -3q, तो q का वैल्यू आ गया -2p, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10q -5p प्लस 5 2p प्लस 16q। तो यहाँ क्या करेंगे, जो भी q का वैल्यू आएगा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है बस। तो पहले एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या इधर आ गया -5p इधर आया तो 7p और 16q उधर गया -6q प्लस 5। चलो q का वैल्यू रख दो -2p बस, और सीधा बताओ कितना आंसर है। कितना रहा है आंसर? प्रियांशु कितना आंसर आ रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं है, कितना आ रहा है अर्पित? p इक्वल टू -1 और q 2। सही था सर मैं क्वेश्चन रखने का, और तुम्हारे राइटिंग को देखो। सर पता है मेरा ना पेपर गया, हाँ एसएसटी पेपर हट गया, नहीं वो क्या हुआ सर, हाँ राइटिंग की पेपर, हाँ तो ये बात बता क्यों रहा है? अच्छा नहीं, मैंने बोला था अच्छा नहीं है, तुम समझा ही नहीं। 12p इधर आया तो 12p माइनस इधर आ गया 5p और इधर आ गया -5, तो यहां से p आ गया -1 और q आ गया -2 इंटू -1, ठीक है। तो ये आंसर है, p का वैल्यू -1, q का वैल्यू। चलो नेक्स्ट, ठीक। तो आएगा तो कंडीशन देख लेंगे ना, जो भी कंडीशन है इसी तीनों में से कोई एक है ना। चलो एक सॉल्यूशन है ना, ये जो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट वाला केस है जिसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, वो एक सॉल्यूशन कैसे निकाले? तो वी हैव 3 मेथड्स। पहला क्या है, ग्राफिकल, ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका ग्राफ बनाएंगे L1 का, L2 का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पढ़ेंगे तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बता देंगे। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है एलिमिनेशन, ठीक। चलो तो ग्राफिकल आते हैं ना, ग्राफ्स बनाना है। चलो इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, रफली बनाओ, रफली 1 2 3 मार्क करो। हाँ नहीं लिखा है, इसको लिखो, इसको लिखो। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, चलो तो एक एक करके ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन समझते हैं। तो ग्राफिकल तो आसान है कि दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं, हाँ, और फिर ये सुनना है, फिर आगे वापस से बनाना है। चलो अच्छा, मैथ्स के क्लास में आता है तुमको? अच्छा हर क्लास में मैथ्स में ज्यादा आता है? चलो एक है ना, एक मैं बना देता हूं ग्राफ। चाहिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा रफली बताओ, सॉल्यूशन कितना आ रहा है? x का वैल्यू 2 आएगा ना, और y 1, ठीक है। हाँ
2 और 1 आएगा ना, तो ग्राफ भी हमारा 2 और 1 पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ बनाते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें क्या करते हैं, हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक बार x 0 कर दो तो y कितना आ रहा है 5, मतलब एक पॉइंट हमको मिल गया 0,5 एंड दूसरा है y 0 कर दो, x निकाल लो 5/2, 0 प्लॉट कर देंगे 0,5 x एक्सिस और 5 1 2 और ये आ गया 3 है ना, तो यहां कुछ आएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वैसे ही ये प्लॉट करेंगे तो 2,1 पे इंटरसेक्ट करेगा। चलो तो ये तुम प्लॉट करके ये घर पे कर सकते हैं ना, तो इसको है ना घर पे कर लेना। चलो अब ग्राफ्स में एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसको नोट में डाल लेना कहीं पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9th में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। चलो बताओ एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, कितना y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0। क्यों होता है? एक्चुअली y इक्वल टू 0 मतलब क्या कि इस कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, इसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है इसलिए ना, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पे किसी भी पॉइंट को 0 है इसलिए x इक्वल टू 0। चलो तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे इक्वेशन, ये लाइन देखो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू समथिंग, कौन सा समथिंग, तो जहां से ये पास कर रहा है, लेट्स से पास कर रहा है ये 2 है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2। बताओ y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 में कितने सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक भी जगह नहीं, तो सॉल्यूशन भी कितने हैं, 0 है ना, ये बात क्लियर है। जैसे एक लाइन y x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू समथिंग। तो मान लो ये वापस 2 से पास कर रहा है तो ये इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 2, ठीक। चलो सेम बताओ, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसके कितने सॉल्यूशन है ना, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। अगर हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू -7 तो -7 कहां ड्रॉ होगा, x एक्सिस के पैरेलल, कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके कितने सॉल्यूशन, इन दोनों में कितने सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों में कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन। सीबीएसई 2025 में ही आया था कि 2 नंबर में इसको सॉल्व करके दिखाओ, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, देखो दो इक्वेशन है 30x प्लस 44y इक्वल टू 10, 40x प्लस 55y इक्वल टू 13। एग्जाम में बहुत वियर्ड सा ये कोफिशिएंट दिया रहेगा ना, तो वहां भी देखना है, बस वहां कैलकुलेशन ही होता है। और देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब हुआ पहले इक्वेशन से जो आसान है, आसान x का वैल्यू भी हो सकता है निकालना या y का भी वैल्यू हो सकता है, जो आसान वैल्यू है वो निकाल के दूसरे में रख दो। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है x का कोफिशिएंट थोड़ा सा छोटा है, तो हम x निकालते हैं यहां से और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से x निकालो, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 10 माइनस 44y डिवाइड बाय 30। अब 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि 4-5 लाइन से ज्यादा हम एक्सीड ना करें, क्योंकि वो टाइम वेस्ट फिर कहलाएगा। तो यहां से अगर तुम डायरेक्ट लिखते हो ना तो भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, एक एक स्टेप करते जाओ, उसमें मार्क्स ऐसा नहीं ज्यादा मिल जाएगा, उससे बस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। चलो तो सीधा x से यहां पुट कर देते हैं, 40 इंटू एक्स, चलो इसको सॉल्व करना है और बताना है कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करो।
अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, पहले 0 से 0 तो कैंसिल है ना। 40 डिवाइड बाई 34 बाई 3 सॉल्व करो। 1 बाई x और y साहिल कितना है y 1 बाई, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 40 माइनस 44 इंटू 4 160 176 प्लस 3 इंटू 55 165y और एलसीएम ले लेंगे बस 3 3 है ना, और 13 इंटू 3 40, ठीक है। तो 40 माइनस 39 करोगे तो 1 आ गया और 176 माइनस ये आ जाएगा 11y, तो y कम्स आउट एज 1 बाई 11। अब देखो है ये दो ही नंबर का, लेकिन इतना तो मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 है ना, तो 5 स्टेप तो हमने किया है, अब 2 स्टेप और लगेगा क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई 11 आए, कहीं पुट करके x निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 10 माइनस 44 इंटू 1 बाई 11 डिवाइड बाई 30, 11 से गया 4, 10 माइनस 4 6 बाई 30 इक्वल टू 1 बाई 5, देयरफॉर x इक्वल टू 1 बाई 5 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 11, तो ये है राइट आंसर। ठीक, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। x का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से निकाल के हमने यहाँ पे दूसरे में रख दिया है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक, चलो इसमें एक बनाओ, ये बनाओ, ये यहां भी सिंपल है ना, x का वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे। विल बी सॉल्विंग वन एंड द अदर इज योर होमवर्क। चलो पहला वाला बनाओ। पहले कैसे करेंगे, पहले हम इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, डेसिमल हटा दो ना, तो डेसिमल हटाएंगे तो सब में बाई 10 एंड बाई 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा 10 से 10 कैंसल है ना, 35x प्लस 25y इक्वल टू 95, दूसरा आ जाएगा सेम 10 10 10 10 10 वापस कैंसल, 75x प्लस 25y इक्वल टू 125। अच्छा वापस हम सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं x का वैल्यू पहले से उठा के दूसरे में, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो कैलकुलेशन बच जाएगा, क्योंकि आएगा तो 2 नंबर में और 2 नंबर में वापस इस ऐसे करोगे बहुत कैलकुलेशन आएगा। सब में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन निकाल दो, 5 7 जा 35, 5 कॉमन निकालने के बाद है ना 7x प्लस 5y इक्वल टू 19, क्या किया है 5 कॉमन निकाला है। सेम यहाँ पे 5 भी निकाल सकते हैं, अगर 25 निकालेंगे तो फायदे में रहेंगे, 5 भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, 25 निकालोगे तो वहां ज्यादा फायदा है। 3x प्लस यहां क्या निकाला है 25 कॉमन निकाला है और यहां 5 निकाला है, 25 निकालते हैं तो 3x प्लस y इक्वल टू 125। ठीक, चलो तो आ गया 5 है, राइट 5। अच्छा यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक से निकाल के दूसरे में रखना, आसान वाला वैल्यू निकालेंगे, ऑब्वियसली आसान है, y निकाल दो, ये आसान है, तो यहां से y कितना आ जाएगा 5 माइनस 3x, इसको पहले वाले इक्वेशन में रख दो, 7x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 3x इक्वल टू 19, ये आ गया 7x प्लस 25 माइनस 15x इक्वल टू 19। बताओ x कितना है, x कम्स आउट एज 3/4 और पुट करने पे y कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 3 इंटू 3/4, 20 माइनस 9 11/4, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन में क्या देखा, डेसिमल दिक्कत था, डेसिमल हटाया, कुछ कॉमन मिल रहा था, कॉमन निकाला है, फिर नीचे देखा हाईएस्ट कॉमन निकाला है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है। चलो हो गया, एलिमिनेशन मेथड, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, है ना। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन होता है कि x दोनों इक्वेशन में देखेंगे कुछ कोफिशिएंट होगा, जैसे x का कुछ कोफिशिएंट है,
y का कुछ कोफिशिएंट है, दिख रहा है y वाला थोड़ा टफ है, तो हम x का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम के हेल्प से। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4 और 6 कितना होता है? 12। तो इसका मतलब इस 4 को 12 बनाना है, हम इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस 6x को 12 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। पूरे इक्वेशन में, तो हाँ पूरे इक्वेशन में, तो मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू 4x 12x प्लस 3 6 जा 18 बाई y इक्वल टू 45। ठीक है, 6x इंटू 2 12x माइनस 16y 16 बाई y और इक्वल टू 20। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा इसलिए दिया हुआ है। चलो अब एक बार जब कोफिशिएंट सेम हो जाए, एक बार जब कोफिशिएंट सेम हो जाए, दोनों को प्लस कर देना है, माइनस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अभी हम दोनों को अगर माइनस करते हैं तो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 12x से माइनस 12x क्या हो गया? कैंसिल। इधर क्या आ गया? 18 बाई वाई प्लस 16 बाई वाई इक्वल टू 17। तो ये आ गया 34 बाई वाई, सेम एलसीएम सेम 17 70 से 34 2 y आ गया कितना? 2। कहीं पुट करके x निकाल लो, किसी में जो आसान लगे, इसमें किसी में पुट कर दो, पहले वाले में कर दो। 4x प्लस 1 2 3 4 इसी में पुट करके y का वैल्यू x निकालेंगे, सेम आए। ठीक है, तो आ जाओ, रखो 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15, 2 से गया 3, 4x इक्वल टू कितना आ गया? 12, x आ गया। ठीक, देयरफॉर कितने लोग का ये सही आया था? हाथ उठाओ। 3। ठीक, चलो बढ़िया। क्या? You got y2? All right. वापिस यहां नोट डालो, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन हो, तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम का है ना, शॉर्ट नोट्स बहुत काम का है, इसी से पूरा चैप्टर एक ही पेज में रहेगा। देखो वापस, x का कोफिशिएंट जो पहले में है और दूसरे में वो y का कोफिशिएंट है, तो है। वापस पहले में जो y का कोफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट है, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा। जस्ट टू कट ऑफ द कैलकुलेशंस, व्हाट विल बी डूइंग, एक बार 1 प्लस 2 करो, है ना, सॉल्व 1 प्लस 2 एंड 1 माइनस 2। एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक इक्वेशन आएगा, एक बार दोनों को घटा देना है, वो इक्वेशन आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी। एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, और ये बोर्ड पे बताओ कौन बनाएगा? सेम सिंपल है। सीबीएसई में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, इनफैक्ट लास्ट ईयर शायद आया। बनाया है? तीन स्टेप नहीं, 4 स्टेप करना है मिनिमम। हाउ टू मैनेज टाइम वाइल, टाइम कैसे मैनेज करें? पहली बात, बोलना नहीं चाहिए, और एग्जाम में इधर नहीं देखिए, देखो पढ़ के जाएगा ना तो टाइम अपने आप मिल जाता है। पढ़ के गया था एग्जाम में एसएसटी के? हाँ, मैथ्स में तो आसान है। पेपर जब तक हम 2.5 घंटे में खत्म नहीं करेंगे, हम अगर 80 में 80 सोच रहे हैं लाना, इट इज इम्पॉसिबल।
2.5 घंटे के बाद हमको केस बेस्ड स्टडी, लॉन्ग आंसर के कुछ कैलकुलेशन, दैट इज सरफेस एरिया, वॉल्यूम और तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका कैलकुलेशन रीचेक करना पड़ता है। एमसीक्यू में वापस 3-4 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखो उसकी गलती नहीं है, वो लिख रहा था 2, इतना हिलता है कि लिखा गया 3 है। हाँ हाँ लिख दो। अच्छा किस किस की इससे अच्छी राइटिंग है? शान इससे अच्छी है? और क्या गड़बड़ किया है? -x, यहाँ 101 102 है ना, तो -x प्लस क्या किया है? अरे तुमको पसीना आ गया। अच्छा 1 - 2 करते हैं ना, 101 - 102 -x 102 - 101 प्लस y माइनस y, ये है ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करोगे, ऐड कर देना तो आ जाएगा y 2y इक्वल टू 2, y कितना आ गया 1 और y 1 आ गया तो x कितना आ गया, ठीक। ओके ओके यस, चलो क्लियर। तो ये आसान है ना, इसमें 3-4 बार एक ही टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो हो गया, चलो वर्ड प्रॉब्लम्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या बात नहीं करो, चलो एवरीवन लिसन। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के बहुत सारे छोटे छोटे कैटेगरीज हैं, किस में से क्वेश्चन आएगा कोई फिक्स नहीं है। सेम टाइप के वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में भी है, क्वाड्रेटिक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप है एंगल्स का ना। अब एंगल्स में क्या होता है, तो एंगल्स में 2 एंगल्स पढ़ना है। अगर 2 एंगल का सम 90 है, x प्लस वाई 90 है, तो बताओ इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? तो सी से कॉम्प्लीमेंट्री, शॉर्ट नोट्स में इतना ही, x प्लस वाई 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। एंड अगर इनका सम 180 है तो इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। अच्छा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब अगर जैसे 40 डिग्री है और 50 डिग्री है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो दोनों को साथ में, क्या दोनों का सम 90 यहाँ है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। 40 कॉम्प्लीमेंट है 50 का, 50 कॉम्प्लीमेंट है 40 का ना। चलो तो अब आ जाओ, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, चलो जल्दी से। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, तो बड़ा कौन सा है? तो अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो एक एंगल्स कौन कौन सा हो जाएगा, एक एंगल x और दूसरा y। y है मान लो ये बड़ा वाला है और x जो है स्मॉलर है ना, ठीक है। तो जो बड़ा एंगल है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द, अच्छा पहले तो ये सप्लीमेंट्री है तो 2 वेरिएबल है, तो ट्राई टू मेक अ गुड assumption ऑफ वेरिएबल्स। पहले तो x एंड y सही सही मानो, देन सही सही मानने के बाद फॉर्म 2 इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट। चलो तो अभी आते हैं, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, और दोनों सप्लीमेंट्री, तो पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई 180 है। दूसरा जो बड़ा एंगल है वो किससे बड़ा है, एक्सीड कर रहा है किससे, छोटे वाले एंगल से, कितना 50 डिग्री। चलो तो वहीं लिखा हुआ है एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और उसके बाद सॉल्व करो। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, अब सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू उठा के इसमें रख लो, x प्लस 50 इक्वल टू 180, 2x 130 और y आ जाएगा, हाँ
चलो x 65, y और 115 ना, देख लो दोनों का सम 180। चलो नेक्स्ट है डिजिट्स का क्वेश्चन है। तो देखो डिजिट्स में क्या है, दो डिजिट मानना है जैसे कोई डिजिट है 32, दो डिजिट का नंबर है, 2 किस पे है, वंस पे है, और 3 किस पे है, टेंस पे। इसको लिख कैसे सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो अगर हमको एक दो डिजिट का नंबर मानना हुआ तो हर बार दो वेरिएबल का चैप्टर है तो मानेंगे भी दो वेरिएबल, तो हम मानेंगे एक्स वाई, वेयर वाई किस पे है, वंस डिजिट पे, और x किस पे है, टेंस डिजिट पे। इसको लिख क्या सकते हैं, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा अब अगर इस नंबर को अगर इंटरचेंज किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, yx। इंटरचेंज करने से ये फर्क पड़ गया, y पहले वंस पे था, अब टेंस पे आ गया और ये वंस पे आ गया, तो अब बनेगा 10y प्लस x, तो ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन देगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट बताओ, एक दो डिजिट का नंबर है, is such that when its ones and tens digits are interchanged, then the 4 times the number obtained is equal to 7 times the original number। वापस दो नंबर मानना है एक्स वाई, दो डिजिट का नंबर। चलो तो लेट द टू डिजिट नंबर बी, लेट टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई है तो काम क्या आ गया, एक्स वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अच्छा अब इसको अगर हमने इंटरचेंज करेंगे तो मिलेगा yx, तो yx का क्या काम है, yx को लिख सकते हैं 10y प्लस x। देखो होता क्या है कि ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन हम कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, चलो दो वेरिएबल, अब हम ट्राई करते हैं दो इक्वेशन बनाने का। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है such that when its ones and tens digits are interchanged, जब इसको इंटरचेंज किया गया तो जो नंबर मिला 4 टाइम्स द नंबर, इसका 4 गुना, 4 टाइम्स द इंटरचेंज नंबर is equal to 7 times the original number। this is the original number, this is interchange number, it is equal to 7 times the original number। ठीक है, तो 4 टाइम्स इंटरचेंज मतलब yx नहीं लिख देना क्योंकि कैलकुलेशन में कोई काम का नहीं है, तो हम yx को क्या लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक है, 7 इंटू ओरिजिनल नंबर, वापस xy नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 10x प्लस y। देखो यहां से एक इक्वेशन आ रहा होगा, ठीक 93 और 63। चलो यहां आ जाएगा 40y प्लस 4x इक्वल टू 70x प्लस 7y, तो यहां आ जाएगा 33y इज इक्वल टू, ये इधर गया 40y माइनस 7y 33y 66x, y आ गया 2x। ठीक है, y comes out as 2x। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो द डिजिट एट वंस प्लेस, ये किसकी बात हो रही है, हर बार ओरिजिनल नंबर की बात होगी, वंस प्लेस एंड एट टेंस प्लेस। जो वंस प्लेस का जो नंबर है, वंस प्लेस का नंबर कौन सा है y, और जो टेंस प्लेस का नंबर है वो कौन सा है x, मतलब y माइनस एक्स कितना दिया हुआ है 3, और दिया हुआ है कि वंस प्लेस का जो नंबर है वो बड़ा है टेंस प्लेस से, तो ऑब्वियसली y माइनस एक्स 3। तो दो इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू 2x, इस जगह पे रख देंगे, 2x माइनस एक्स कितना आ गया 3, x आ गया 3, तो y आ गया 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर xy है, xy मतलब 36। ठीक 63 आया, तो इसको इंटरचेंज करने के बाद 63 आएगा। चलो वह थर्ड कैटेगरी है फ्रैक्शंस। अगर एक फ्रैक्शन एज्यूम करना हो तो फ्रैक्शन एज्यूम किया जाता है x बाई वाई,
दो वेरिएबल, चलो सॉल्व करो इसको। तो आज के क्लास में पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हर टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अच्छा नंबर, एक फ्रैक्शन मान लेंगे। फ्रैक्शन कैसे मानेंगे? लेट द फ्रैक्शन बी x by y। दो कंडीशन बनाना है, अगर दो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया गया है और 1 डिनोमिनेटर में ऐड किया गया है तो फ्रैक्शंस बिकम्स 1/2। एंड दूसरा इक्वेशन बट, अच्छा ये किस में है? पुराने वाले में वापस x by y। बट व्हेन 4 is added to the numerator and 3 is subtracted from the denominator, it becomes 3/2। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, ठीक। 8/11 तो देखो चेक भी कर सकते हैं। 8 - 2 6 और 11 तो 1/2 आ रहा है। 8 + 4 12 और डिवाइड बाय 11 - 3 12/, ठीक है 12/8 4 3 and 2। तो चलो इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो चलो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो लास्ट कैटेगरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम प्रॉब्लम, है ना। कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें ये फॉर्मूला यूज में आता है, और इसी के हेल्प से हम देखेंगे वापस हम जो रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ते हैं वो इसी का एक सब केस है। अच्छा, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए हर बार दिमाग में रखना है कैलकुलेट टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, याद ऐसा है डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, सिंपल है। चलो तो पहले इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, है ना। चलो वापस ये 2025 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। हाँ सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ एग्जाम में भी आया था और हमने पहले बनाया भी था इसको। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 के, चलो जिसको आता है बनाओ, सॉल्व करो। प्लेसेस ए एंड बी आर के बीच का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से कार स्टार्ट हुआ, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। फिर बात आता है, साइलेंट करो फोन। एक कार ए से स्टार्ट हुआ है तो स्पीड ना कुछ होगा x kmph, एंड बी एट द सेम टाइम, ठीक है। अब बात आता है बी से जो कार स्टार्ट हुआ है इसके सेम डायरेक्शन में या इसके अपोजिट है, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए, जेन्युइन है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अच्छा तो बोला कि अच्छा ठीक है ये सेम डायरेक्शन में मानते हैं, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो इसका x km/h इसका y km/h, वो मिलते हैं 9 घंटे बाद। तो अगर ये दोनों ऐसा केस है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चले जा रहे हैं, है ना, और ये थोड़ी देर बाद इधर ही कहीं मिलेंगे, तो लेट दिस पॉइंट भी हम कि यहाँ मिल रहे हैं। चलो कॉमन सेंस से बताओ किसका स्पीड ज्यादा है, ए या बी का? x ज्यादा है ना, तभी तो ये इसको ओवरटेक करके यहाँ पे मिलेगा। ओवरटेक मतलब यहीं पे मिलेगा और उसका तो ओवरटेक कर देगा, है ना। चलो तो ये डिस्टेंस मान लो d 1। चलो ट्राई करो, लगाओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस यही लगाना है। कार ए के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कार बी के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दो कार है ना, अगर कार ए के लिए लगाएं, ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तो 180 प्लस d1, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड है x और टाइम कितना लगा है इसको 9 घंटे, है ना। कार बी के लिए लगाएं तो 180 नहीं ट्रेवल किया, ये बस d1 किया है, तो d1 इक्वल टू कितना हो गया y × 9, ठीक। d1 का वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, ये आ गया 180 इक्वल टू 180 प्लस 9y
इक्वल टू 9x, इक्वेशन नंबर 1। देखो अभी तक हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा था और यहां से हमने एक इक्वेशन बनाया है, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर 1। नहीं, कैलकुलेट करो अच्छे से। चलो, फिर लिखा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ईच अदर के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ये इधर आता है और ये इधर आता है ना, तो क्या होगा, तो ये दोनों कहीं बीच में, यहाँ पे मान लो दिस, लेट दिस मीटिंग पॉइंट भी, हम बीच में मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है ना, ये डिस्टेंस d2 है और ये मान लो 180 माइनस d2 है, पूरा 180 है, ये d2 हो गया तो 180 माइनस d2, ठीक है। अगर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर, पहले x था और बाद में भी वही रहेगा, ठीक है। दे मीट इन r, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगता है, तो टाइम 1 घंटा लगता है। चलो यहां पे वापस इक्वेशन लिखो, वापस कार A के लिए इक्वेशन लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। B के लिए लिखो, यहां से इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे यहां पे। तो अगर A के लिए लिखें डिस्टेंस d2, स्पीड x और टाइम है 1 आवर, इसके लिए लिखे 180 माइनस d2, स्पीड है y, तो ये आ गया 180, d की जगह रख सकते हैं x इक्वल टू y। देखो दो इक्वेशन हमको मिल गया है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, पहला है 180 प्लस 9y इक्वल टू 9x, और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9 का कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो पहला है x माइनस वाई 20 के बराबर है, दूसरा है x प्लस वाई 180 के बराबर, ठीक है। चलो तो आसान है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, देखो अगर ऐड करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट अब थोड़ा सा फैमिलियर है, अगर ऐड करते हैं तो माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x, 180 प्लस 20 200, x कितना आ गया 100 किलोमीटर, कहीं भी रख दो, जैसे यहां रखते हैं, x 100 है तो y कितना आ जाएगा 100, दूसरे इक्वेशन से 180 माइनस 100, ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। फिर लास्ट ये करें, मतलब वैसे 2025 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो 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 साथ में लिखते रहो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना। इसमें क्या होता है, एक स्टिल वाटर होता है ना, पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है को हम बोलते हैं स्टिल वाटर। अगर मूव कर रहा होता है, इफ वाटर इज फ्लोइंग वी कॉल इट एज स्ट्रीम, और अगर फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ करेगा, ठीक है। चलो अर्पित बात नहीं करो, चलो तो ये बोट ले लेते हैं, ये बोट है, और तो जो बोट है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लो स्टिल वाटर में ना। तो अब अगर हम देखें पानी के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें पानी के रिस्पेक्ट में, तो बोट के पास दो डायरेक्शन, या तो हो सकता है ये पानी के साथ मूव करे, या तो हो सकता है पानी के अगेंस्ट। तो ये तो क्लियर है कि पानी के साथ अगर मूव करता है, तो अगर हम स्विमिंग भी कर रहे हैं पानी के डायरेक्शन में करते हैं तो हमारा स्पीड पहले से बढ़ जाता है, तो हम स्पीड को ऐड कर देते हैं, और वैसे केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक। अगर हम पानी के अगेंस्ट स्विम करते हैं तो स्पीड घट जाता है, तो यहां भी सेम, बोट अगर पानी के अगेंस्ट चलेगा तो स्पीड घट जाएगा, तो स्पीड घटेगा तो माइनस कर देंगे, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक। सिंपल यही करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखें, तो मान लो जैसे क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस दिया होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो मान लो डिस्टेंस कुछ होगा, मान लो d1, स्पीड कितना आ जाएगा, डाउन के केस में ऐड मतलब x प्लस वाई, तो यहाँ का टाइम कितना हो गया, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो हर बार टाइम ही निकालना है ना। यहाँ पे भी अगर डिस्टेंस d है,
मान लो हो भी सकता है दोनों में सेम हो सकता है, अलग अलग हो ना, लेकिन फॉर श्योर स्पीड अलग अलग होगा। तो मैंने बोला कि अप में माइनस करना है तो x माइनस वाई, और इसमें टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा d डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, दैट इज डिस्टेंस बाई स्पीड। हर केस में यही तीनों चीज लिखना है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक केस भी स्टडी करेंगे, डन। चलो ट्राई करो। A man can row a boat downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। तो देखो ये डाउनस्ट्रीम वाला केस है, तो डाउनस्ट्रीम वाला देखते हैं, सॉल्व करो। एक डाउनस्ट्रीम एंड एक अपस्ट्रीम, ठीक। अच्छा ये तो हमको क्लियर है कि जो बोट है उसका स्पीड थोड़ा तो ज्यादा ही आता है ना, स्ट्रीम से ज्यादा ही आएगा, और स्ट्रीम का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर के आसपास से कम ही आएगा, जैसे 6-7 भी आ सकता है, लेकिन उससे जनरली कम ही आता है ना। चलो तो अगर स्ट्रीम है, तो अगर हम डाउन स्ट्रीम वाला देखें और ये अपस्ट्रीम है, तो ऑब्वियसली जो बोट है अपस्ट्रीम में अगेंस्ट मूव करेगा, तो ये मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोट के पास दो ऑप्शन, अगर साथ में गया तो डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट गया अप स्ट्रीम, ठीक है। चलो यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो, डाउन स्ट्रीम का केस है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक। टाइम कितना लगा, अच्छा स्पीड कितना है, तो स्पीड है x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम 2 घंटा लगा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 20 इज इक्वल टू, चलो तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई 10, पहला इक्वेशन। सेम यहां का अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस है 20, स्पीड है x माइनस वाई, और टाइम है यहां का भी 2 घंटा है, तो यहां पे डिस्टेंस, स्पीड, तो x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 10, 2x 20, x 10, और y आ जाएगा, आ रहा है 10 पाई, किसने इसका आ गया, बस 15-20, कितना आ रहा है, अच्छा ये नहीं, तो तुमने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ा है। ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ भी 20 किलोमीटर है, क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ा था। किसका आंसर अब ये आया, तो क्या, अरे अच्छा वो, चलो ठीक है, चलो तब, हाँ तब तो सही बोल रहे हो, तो ये 4 लेना पड़ेगा ना, नहीं होमवर्क दे दे। स्पीड आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ का टाइम कितना है, 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 2 आ गया, 2x 12, x 6, y 4, ठीक है। चलो लास्ट केस बेस्ड स्टडी है, चलो हाँ, तो जोधपुर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द, नहीं तुम्हारा वर्ल्ड इंडिया है, इन द इंडिया स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ऑफिशियली द सेकेंड मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ जोधपुर, ठीक है। ये सब कहानी है, और कहानी है, काम का बात यहाँ से, और एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा ना,
लास्ट ईयर वी विजिटेड जोधपुर इन अ ग्रुप ऑफ 20, अच्छा टोटल कितने लोग हैं? 25. When we went to मेहरनगढ़ फोर्ट we found the following fare for the ride. अगर हम जाते हैं तो अगर हम पीक आ रहे हैं मतलब एक ही दिन में अगर शाम के टाइम पे जाएंगे तो फेयर उसका थोड़ा हाई रहता है, नॉर्मल टाइम में कम रहता है, ऐसा ही रहता है ना कभी कभी। तो अगर हम राइड के लिए एक हॉर्स बुक करते हैं तो नॉर्मल आवर में जाएंगे तो 50 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन पीक आवर में जाएंगे तो 3 गुना देना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा? 150 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। एलिफेंट नॉर्मली आवर्स में 100 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पीक आवर में चले जाएं तो उसका डबल देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? 200। चलो इक्वेशन बनाओ, बताओ कौन सा सही है, उसके बाद फिर एक्स एंड वाई निकालना है। अच्छा अभी हम किस में, क्वेश्चन में क्या दिया है, किस आर में जा रहे हैं? नॉर्मल आर में। तो टोटल कितना पैसा दिए हैं? 1950 दिए हैं। तो पहला 25 लोग गए हैं और एक, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है सम पीपल चूज टू राइड ऑन हॉर्स एंड द रेस्ट चूज टू राइड ऑन एलिफेंट, ईच राइड्स फॉर ओनली वन टाइम। मतलब एक इंसान एक ही जानवर पे बैठेगा ना, ज्यादा नहीं। तो ऑब्वियसली x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 25। नॉर्मल आर में जा रहे हैं, x क्या है? x है हॉर्सेस और y क्या है? एलिफेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 50x प्लस 100y और टोटल कितना दिया है? 19450। कौन सा इक्वेशन है? ऑप्शन नंबर। चलो इसको सॉल्व करके बताओ x एंड y कितना है। सॉल्व करो आबिद, सॉल्व करो आबिद, सॉल्व करो। x 11 एंड y, तो इसका मतलब कितने हॉर्सेस हैं? अरे 1000, बाहुबली मूवी बना रहा है। हाँ चलो ठीक है। अब इसी में आगे वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हॉर्सेस वर हायर्ड? 11 और एलिफेंट कितने हैं? 40। चलो ये बताओ इस बार किस आर में राइड हुआ है? पीक आर में। पीक आर में हॉर्स जो है 3 गुना इसका प्राइस हो जाता है, मतलब ये 150 रुपए एक हॉर्स, और जो एलिफेंट है ये 200 रुपए, ठीक है। तो हाउ मच टोटल फेयर वाज पेड बाय द ग्रुप? तो हॉर्स कितना है? सेम कैसे हो जाएगा? हॉर्स तो हायर हो गया ना, कितना हॉर्स हायर हुआ है? हॉर्स 11 हुआ है। अब 11 हॉर्स के लिए लोग तो सेम ही है, 11 ही लोग हॉर्स पे चढ़ रहे हैं। 11 हॉर्स के लिए 50 रुपए नहीं देना, 11 हॉर्स के लिए कितना देना है? सेम। 14 एलिफेंट के लिए अब 100 रुपया नहीं देना, कितना देना है? कितना आ रहा है? चलो ठीक। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं इधर। प्रेम सुनो एवरीवन, नेक्स्ट वापस हम फ्राइडे को वापस से क्लास होगा, तब तक टिल फ्राइडे नेक्स्ट क्लास का तुम्हारा होमवर्क है और ये करके आना है। यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और ऐसे करके सारे क्वेश्चन है। इसमें सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई 2025 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सब इसमें हैं, ठीक है। और ये सब करके आना है। मोस्टली तुम्हारा 30 क्वेश्चंस के आसपास है, 30 या 35 के आसपास है, ठीक है, ज्यादा है नहीं। परसों चेक होगा होमवर्क। डन। नेक्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बाय बाय।